Hello students, this is Neha. Welcome back to most important topic series of class 12th political science. Okay, हमने लास्ट क्लास में अपने फोर्थ एंड फिफ्थ टॉपिक जो है वो कवर कर लिए थे, ठीक है ना. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है ना, एंड वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट. ये थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था. आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे शॉक थेरेपी इन द पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी. सो स्टार्ट. The collapse of communism, just a second, okay. The collapse of the communism was followed in the most of these countries. अब क्या कह रहे हैं कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो कंट्रीज बनी उन कंट्रीज के अंदर जो चेंजेस आए, ठीक है. बेसिकली ये क्या है, शॉक थेरेपी सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की साइड जो ट्रांजिशन कर रहे हैं, हम सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ जो मूव कर रहे हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ, कौन हेल्प करेगा इस ट्रांजिशन में, वर्ल्ड बैंक एंड IMF. तो इसी को ही हम शॉक थेरेपी बोल रहे हैं. शॉक थेरेपी कुछ नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि इट इज़ अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिज्म सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म सिस्टम, ठीक है, कैपिटलिस्ट सिस्टम, बाय द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड IMF. तो इसको हम शॉक थेरेपी बोल रहे हैं. अब देखिए इसके क्या क्या फीचर्स है. तो जो सोशलिज्म के फीचर्स होंगे उसको आप किस में चेंज कर दोगे, कैपिटलिज्म के फीचर में. तो वही आ जाएगा शॉक थेरेपी के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना. ईच ऑफ दीज कंट्री मेक अ टोटल शिफ्ट फ्रॉम टू अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी टू सोशलिस्ट इकोनॉमी टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है. पहले सोशलिज्म था और सोशलिज्म में क्या था, जितनी भी चीज़ें थी वो सारी किसके अंदर थी, स्टेट ओनरशिप में थी, स्टेट के अंदर थी. अब जब हम कैपिटलिज्म के सिस्टम में जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द स्टेट्स एसेट्स एंड द कोऑपरेट ओनरशिप partner collective farms were to be replaced by the private farming and the capitalism in agriculture. तो सिंपल सी बात है, सोशलिज्म के अंदर हम क्या देख रहे थे, कलेक्टिव फार्मिंग देख रहे थे. लेकिन जब हम शॉक थेरेपी की बात कर रहे हैं और उसमें सोशलिज्म से कैपिटलिज्म के साइड हम चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कलेक्टिव फार्मिंग है वो किस में चेंज हो जाएगी, प्राइवेट फार्मिंग में, ठीक है. प्राइवेट फार्मिंग और कैपिटलिस्ट इन एग्रीकल्चर ये इंट्रोड्यूस होगा. नेक्स्ट देखते हैं. ओके, नेक्स्ट में देखिए क्या बताते हैं कि जब हम शॉक थेरेपी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे और भी जो चीज़ें हैं उनमें भी चेंज आएगा, ठीक है ना. सिर्फ ये नहीं है कि हमने इकोनॉमी की बात करी है. अब देखिए, center in the external orientation of these economy, change in the external orientation of these economy, development was now envisaged through the more trade and thus a sudden and the complete switch to the free trade was considered essential. तो सिंपल सी बात है, जो भी ट्रेड वगैरह थे वो पहले कम्युनिज्म में क्या थे कि स्टेट में खुद ही सारी चीज़ों को प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है ना. स्टेट जो है वो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के साथ, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है अब, और फ्री ट्रेड वगैरह को प्रमोट नहीं किया जा रहा है. बट अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जब सोशलिज्म से हम कैपिटलिज्म की साइड जा रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं शॉक थेरेपी के थ्रू, तो वहाँ पर फ्री ट्रेड को प्रमोट किया जा रहा है, उसको इंपॉर्टेंट दी जा रही है, ठीक है. उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, FDI, इसको चेंज माना जा रहा है, चेंजिंग इंजन माना जा रहा है कि कंट्री के डेवलपमेंट में ये सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा. उसके बाद है देखिए, दिस ऑल्सो इन्वॉल्व ओपननेस टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट में ओपननेस आएगी, फाइनेंशियल ओपनिंग की जाएगी, डी रेगुलेशन किया जाएगा, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी की जाएगी. मतलब जितनी भी चीज़ें कैपिटलिज्म में है वो सारी इन पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के अंदर इंट्रोड्यूस की जाएगी, ठीक है ना. तो डीरेगुलेशन होगा, स्टेट का ज़्यादा रेगुलेशन नहीं होगा, करेंसी कन्वर्टिबिलिटीज़ वगैरह इंट्रोड्यूस की जाएगी ताकि उनकी इकोनॉमी को पूरा सोशलिज्म से कैपिटलिज्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए. अब ब्रेकअप ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलाइंसेस अमंग द कंट्रीज. अब कंट्री की जो एग्जिस्टिंग ट्रेड अलाइंसेस थी, ठीक है, सोवियत ब्लॉक्स के साथ, उसको भी अब क्या कर दिया जाएगा, ब्रेक कर दिया जाएगा. और अब जो न्यू लिंक बनेगा वो किसके साथ बनेगा, द नाउ द लिंक डायरेक्टली टू द वेस्ट इन द नॉट टू ईच अदर इन द रीजन. तो अब क्या है, हर सिंगल कंट्री क्या करेगी, वेस्टर्न कंट्री के साथ अपने लिंक्स स्टैब्लिश करेगी, ना कि रीजन में एक दूसरे के साथ. द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट नाउ बिकम द लीडर एंड दस गाइडेड एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन थ्रू द वेरियस एजेंसी. और ये एजेंसी कौन सी होगी, IMF होगी और वर्ल्ड बैंक होगी. और जो वेस्टर्न कंट्रीज है ये क्या हो जाएंगे, ये लीडर की तरह काम करेंगे, इन कम्युनिस्ट कंट्रीज को गाइड करेंगे. अब आप नेक्स्ट देखिए. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं consequences of shock therapy. तो the shock therapy administered in the 1990 did not lead the people into the promised utopia of the masses consumption. Generally, it brought ruin to the economic and disaster upon the people of the entire region. अब क्या बता रहे हैं कि शॉक थेरेपी के
थ्रू इन लोगों ने जिन जिन चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, और उसके साथ जो प्रोमिसेस किए थे कि क्या चेंज आने चाहिए, ठीक है, लोगों का कैसा भला होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उसका उल्टा होता है। और जो इकोनॉमी होती है इन कंट्रीज की, वो पूरी तरीके से रिन हो जाती है, पूरी तरीके से डिजास्टर में चली जाती है, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इन रशिया द लार्ज स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कोलैप्स, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो टोटली कोलैप्स हो जाते हैं। 90% ऑफ जो इंडस्ट्रीज होती है जो कि पहले स्टेट ओनरशिप में होती है, उसको प्राइवेट ओनरशिप में सेल के लिए लगा दिया जाता है, ठीक है। सॉरी। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट गैराज सेल, ठीक है। अब देखिए क्या है, द रीस्ट्रक्चरिंग वाज द कैरिड आउट थ्रू द मार्केट फोर्स एंड नॉट बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब जो रीस्ट्रक्चरिंग हो रही थी इन कंट्रीज के अंदर इकोनॉमी की, वो कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही थी, वो भी प्राइवेट लोग ही कर रहे थे। और ऐसे में क्या हुआ, जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनको क्या किया गया, ये देखिए यहाँ पर लिखा है, the virtual disappearance of the entire industry. This was called the largest garage sale in the history, as valuable industries were undervalued and sold at the throwaway price. सॉरी। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वहां पर, उनको क्या किया गया, थ्रो अवे प्राइस पर सेल करने के लिए लगा दिया गया, ठीक है ना। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट गैराज सेल, जहां पर आप क्या कर रहे हो, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज को थ्रो अवे प्राइस पर बेच रहे हो, ठीक है। अब इसके आगे लिखा है कि द सिटीजन वर गिवन टू जब वाउचर पार्टिसिपेट इन द सेल, बट मोस्ट क्या होता है, जब गैराज सेल हुआ, बेसिकली जब इंडस्ट्रीज को सेल करने के लिए लगाया गया, तो सिटीजन्स को वाउचर्स दिए गए, ठीक है, बट वो क्या करते हैं, पैसे की नीड्स होती है तो उन वाउचर्स को ब्लैक में बेच देते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आप, द वैल्यू ऑफ द, अब देखिए इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा शॉक थेरेपी का। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं आप, करेंसी रूबल, इसकी जो वैल्यूएशन होती है, ठीक है, ये बहुत बुरी तरीके से ड्रास्टिकली डिक्लाइन कर जाती है करेंसी। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इन्फ्लेशन वॉज सो हाई, ठीक है, जो पीपल है उनको अपनी सेविंग्स खर्च करनी पड़ती है। द कलेक्टिव फार्म डिसइंटीग्रेशन लीविंग पीपल विदाउट फूड सिक्योरिटी। अब पहले क्या था, कलेक्टिव फार्मिंग थी, ठीक है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, स्टेट्स की थी। बट अब क्या हो जाता है, जब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाती है तो फूड स्कार्सिटी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जो जीडीपी है वो पूरी तरीके से गिर जाती है। नेक्स्ट क्या है, द ओल्ड सिस्टम ऑफ द सोशल वेलफेयर वॉज सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय। अब पहले क्या था, वेलफेयर सिस्टम था, स्टेट सारी बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें प्रोवाइड करवा रही थी। बट अब क्या है, स्टेट ने विड्रॉ कर लिया है, तो पीपल जो है जो चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकते, पॉवर्टी के अंदर चले जाते हैं। इनफैक्ट जो मिडिल सेक्शन है, ठीक है, मिडिल क्लास है, वो भी पेरिफेरी पे पहुंच जाता है, उसको भी पॉवर्टी देखनी पड़ती है। द मिडिल क्लास पुश टू द पेरिफेरी ऑफ द सोसाइटी, ठीक है ना, एंड द इंटेलेक्चुअल मैन पावर इंटीग्रेटेड ऑफ द माइग्रेटेड। बेसिकली क्या बता रहे हैं कि जो इंटेलेक्चुअल लोग थे वो क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं रशिया से, ठीक है ना। उसके बाद माफिया इमर्ज इन द मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज एंड स्टार्टेड कंट्रोलिंग मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। माफिया वर्ग इमर्ज हो जाता है जो कि काफ़ी सारी इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज को क्या कर रहा होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। पोस्ट सोवियत स्टेट स्पेशली रशिया वर डिवाइडेड बिटवीन रिच एंड पुअर। तो ये पिक्चर आपको देख के लग भी रहा होगा, ठीक है, ये पुअर और ये रिच, तो रिच एंड पुअर में डिवाइड हो गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पॉवर्टी को शो किया जा रहा है, डिवाइड शो किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये लास्ट है। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वाज नॉट गिवन टू द सेम इंपॉर्टेंस एंड अटेंशन। सिंपल सी बात बता रहे हैं कि जितना फोकस इन्होंने इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करने में किया, उतना फोकस, उतनी प्रायोरिटी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में नहीं दिया। क्योंकि जब हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो वहाँ पर कैपिटलिज्म के साथ साथ डेमोक्रेसी भी आती है। तो उन्होंने कैपिटलिज्म को तो अच्छा करने में की कोशिश की, ठीक है, इकोनॉमी को ओपन करने की कोशिश की, लिबरलाइज करने की कोशिश की, बट वहीं पर उन कंट्रीज की डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की गई। अब जब डेमोक्रेसी को अच्छे से स्टैब्लिश नहीं किया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी हरी में बनाया गया, काफ़ी जल्दबाजी में बनाया गया, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से नहीं बना। तो ज़्यादातर जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज हमें देखने को मिलती है, वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेसी अच्छे से स्टैब्लिश नहीं है, लोगों को फ्रीडम नहीं है, राइट्स नहीं है। जो डेमोक्रेसी
बननी चाहिए वो नहीं बनी, और उसके बदले में क्या आ जाता है, ये जो स्टेट्स है ये अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बन जाते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल है, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान अपॉइंटेड देमसेल्फ टू द पावर फर्स्ट फॉर 10 years एंड एक्सटेंडेड इट टू द अनदर 10। मतलब कोई एक बार अगर प्रेसिडेंट बन गया तो वो क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन इतनी हरी में बनाया गया, इतना सही तरीके से नहीं बनाया गया कि वो बार बार अपनी पावर को इंक्रीज कर रहे हैं, और डेमोक्रेसी की जगह वो कंट्री क्या बन गई है, अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट बन गई है। ठीक है, अब उसके बाद ये बताते हैं कि रशिया स्टार्टेड रिवाइविंग 2010 ईयर्स आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस। अब उसके बाद धीरे धीरे करके ये लोग रिवाइव करना स्टार्ट करते हैं। रशिया 2000 सन के बाद खुद को 10 सालों के बाद जो है वो रिवाइव करना स्टार्ट करता है। और मोस्ट ऑफ दीज स्टेट जो है वो खुद को कैसे रिवाइव करते हैं, नेचुरल गैस के बेसिस पे, ठीक है, ऑयल के बेसिस पे, मिनरल्स के बेसिस पे ये एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी को अच्छा बना पाते हैं। ठीक है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, ये सब क्या करते हैं, मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर कंट्रीज है। ठीक है ना, उसके बाद अदर कंट्रीज हैव गेन बिकॉज ऑफ द ऑयल पाइपलाइन दैट क्रॉस देयर टेरिटरी। तो इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, किसी के टेरिटरी से गैस पाइपलाइन जा रही है तो उसका रेंट वगैरह उसको मिल रहा है, उसके बेसिस पे वो अपनी कंट्री को अच्छा कर पा रहे हैं। अब देखिए शॉक थेरेपी का जो कॉन्सिक्वेंसेज हम देखते हैं ना, वहां पर हमें यही देखने को मिलेगा कि उन्होंने क्या किया, सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ वो मूव करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हमें बहुत देखने के लिए मिलते हैं, और जितनी कोशिश जो प्रायोरिटी इन्होंने इकोनॉमी को दी है वो प्रायोरिटी इन्होंने सोशलिज्म को मतलब डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने में नहीं दी है। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर कैपिटलिज्म का सिस्टम तो आता है, लेकिन जो डेमोक्रेसी आनी चाहिए, जो ओपननेस आनी चाहिए, फ्रीडम आनी चाहिए, वो नहीं आता है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दी वॉचिंग। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। थैंक यू।